हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न सोशियोलॉजी। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है मैरिज। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट मैरिज इन डिटेल। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेफिनेशन, एम्स एंड टाइप्स ऑफ मैरिज, फॉर्म्स ऑफ मैरिज। देयर इज डिफरेंस बिटवीन टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ मैरिज। ओके, उसको हम देखेंगे। व्हाट मेक्स अ मैरिज वैलिड? एक शादी को मान्य क्या बनाता है, मतलब कि कोई भी शादी वैलिड कब कहलाई जाती है। एंड की एलिमेंट्स ऑफ मैरिज एंड द लास्टली फंक्शंस ऑफ मैरिज। ये सभी आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैरिज क्या है? मैरिज की डेफिनेशन क्या है? मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पीपल दैट इज बेस्ड ऑन सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड इम्प्लाइंग अ परमानेंस ऑफ द यूनियन। परमानेंस मतलब परमानेंट, ठीक है। मैरिज के बाद मैरिज करने के बाद ये हो जाता है ना कि अब आप परमानेंट साथ में रहोगे, है ना, तो वो यहाँ पे इम्प्लाइंग अ परमानेंस ऑफ द यूनियन। एंड मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट between two or more people that is based on sexual relationship। ठीक है, तो मैरिज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, मतलब इस मतलब कि मैरिज को सोशली अप्रूवल मिलता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि मैरिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक, टू और मोर पीपल। आप एग्जाम में ये बिल्कुल भी मत लिखना, बहुत जगह ये डेफिनेशन लिखी होती है कि मैरिज इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड वुमेन। ओके, वो भी गलत नहीं है, बट ये है ना कि अब तो मैन एंड वुमेन के साथ साथ सेम सेक्स मैरिज भी अलाउड है ना। तो अगर टीचर ने सामने से टीचर ने पूछा कि व्हाई हैव यू रिटन मैन एंड वुमेन, है ना, क्योंकि मैन एंड वुमेन तो फिक्स तो है नहीं। मैन एंड मैन की भी मैरिज हो रही है। टू वुमेन्स आर आल्सो मैरिंग। ओके, so two or more people that is based on sexual relationship implying a permanence of the union। विवाह दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंध है जो यौन संबंधों पर आधारित है और संघ के स्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेलिनोस्की, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द चिल्ड्रन। मेलिनोस्की के अनुसार विवाह बच्चों के उत्पादन और रख रखाव के लिए एक अनुबंध है। ठीक, तो बहुत सारे एग्जाम्स में जैसे कि सीयूईटी पीजी हो गया एंड अपना यूजीसी नेट जेआरएफ हो गया, इन सब में क्या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया? ऑप्शंस में दे देगा, मेलिनोस्की हो गया, जैसे कि टालकट पासन, मर्डॉक, जिसने फैमिली एंड मैरिजेस की बात की है सभी का ऑप्शन दिया जाएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, ये मेलिनोस्की का स्टेटमेंट था। It is a legally binding union between two or more people with exclusion of all others with exclusions of all others in which they are united sexually, cooperate economically, may give birth, adopt or rear children। यह दो या दो से अधिक लोगों के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संघ है जिसमें अन्य सभी के बहिष्करण होते हैं। वे यौन रूप से एकजुट हैं, वे आर्थिक रूप से सहयोग करते हैं एंड बच्चों को जन्म दे सकते हैं, गोद ले सकते हैं या पाल सकते हैं, जो भी उनको सूट करे। ठीक है, तो व्हाट मेक्स अ मैरिज वैलिड? एक मैरिज वैलिड, कोई भी मैरिज जो है वो वैलिड कब कहलाएगी? ठीक, अ वेडिंग मस्ट टेक्स प्लेस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप। ठीक, आपने देखा होगा कि अधिकतर जो शादियां होती हैं मंदिर में होती हैं, अगर वो पहले से भी हो रही हैं तो वहां भी पूरा जो सिस्टम है एक तरह से अच्छी, मतलब कि वर्शिप का अरेंज किया जाता है, हवन सामग्री वगैरह हर चीज वहां पे लाई जाती है। तो अ वेडिंग मस्ट टेक प्लेस इन अ रिकॉग्नाइज्ड प्लेस ऑफ वर्शिप। टू विटनेसेस और मोर देन टू, मतलब दो या दो से अधिक विटनेस होने चाहिए, दो से कम गवाह नहीं हो सकते। 3 months नोटिस मस्ट बी गिवन टू द रजिस्ट्रार। ठीक, 3 महीने पहले नोटिस दी जानी चाहिए रजिस्ट्रार में। देखिए, बहुत सारी शादियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनको कोर्ट में जाके रजिस्टर भी नहीं करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मैरिज वैलिड नहीं है, उनकी भी मैरिज वैलिड है। बट अगर उनको कोई भी जैसे कि स्कीम हो गई, ठीक है, या फिर अगर उनको कहीं भी अगर उनको ज़रूरत है कि जहाँ पे उनको उनका मैरिज सर्टिफिकेट लग रहा है, तो वहाँ पे उनको वो शो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैरिज अपने शादी की फ़ोटोज़ दिखा दोगे तो आपकी शादी वैलिड कहलाई जाएगी, नहीं। जब तक आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपकी मैरिज वैलिड नहीं होगी। मैरिजेस मस्ट बी रजिस्टर्ड आफ्टर द सेरेमनी, मतलब यही है कि मैरिज सर्टिफिकेट आप अपना जाके ले लो कि जैसे शादी हो जाए फिर उसके बाद रजिस्टर करवा लो एंड देन अपना सर्टिफिकेट ले लो। पार्टनर्स मस्ट बी ओवर 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स के अबव होने चाहिए। कपल्स आर रेस्ट्रिक्टेड बाय ब्लड रिलेशनशिप्स, मतलब कि वो रक्त संबंधों से, मतलब कि उनका आपस में रक्त संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक? एक शादी एक मान्यता प्राप्त पूजा स्थल में होनी चाहिए। दो या दो से अधिक गवाह होने चाहिए। 3 महीने का नोटिस रजिस्ट्रार को दिया जाना चाहिए। समारोह के बाद पंजीकृत होना चाहिए। पार्टनर 18 साल से अधिक का होना चाहिए एंड जोड़े रक्त संबंधों से प्रतिबंधित होने चाहिए। ठीक है, तो ये है कि क्या, मतलब कि ये वह पॉइंट्स हैं जो एक मैरिज को
वैलिड पॉइंट्स बनाते हैं। जो स्टूडेंट्स बीए या फिर एमए के एग्जाम्स देंगे तो उनके एग्जाम्स में अगर पूछा जाता है कि एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट मैरिज या फिर एक्सप्लेन मैरिज, तो आप उसमें ये पॉइंट्स खुद से ऐड कर सकते हो जिसके आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ मैरिजेस। ठीक, फर्स्ट इज ब्रह्म मैरिज। इसमें क्या होता है कि एक पिता जो रहता है वो अपनी बेटी की शादी पढ़े लिखे व्यक्ति से करता है जिसको ब्रह्म मैरिज कहा जाता है। ठीक, सेकंड इज असुर मैरिज। इसमें क्या होता है, मैरिज बाय परचेज, मतलब लड़की को खरीद लिया जाता है सिंपल लैंग्वेज में, मैरिज बाय परचेज। सेकंड इज सॉरी थर्ड वन इज प्रजापति मैरिज, विदाउट डाउरी मैरिज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज राक्षस मैरिज। राक्षस मैरिज में क्या होता है कि मैरिज बाय अबडक्शन, मतलब अपहरण करके शादी कर ली जाती है, वो होता है अबडक्शन, मतलब कि राक्षस मैरिज। नेक्स्ट इज अर्श मैरिज। अर्श मैरिज में क्या होता है कि जो दूल्हा रहता है वो लड़की के पिता को शादी के पहले काऊ या बुल एज अ गिफ्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज देव मैरिज। इसमें क्या होता है कि जो पिता रहता है वो अपनी बेटी को किसी भी प्रीस्ट मतलब पुजारी को डोनेट कर देता है एज अ दक्षिणा। ठीक, तो ये हो गया देव मैरिज। सेवंथ है गांधार मैरिज। गांधार मीन्स लव मैरिज। ठीक, ये लव मैरिज हो गया। एट्थ वन इज पैसाच मैरिज। इसमें क्या होता है कि कोई भी लड़की रहती है जो अपने होश और हवास में नहीं रहती है एंड उससे फोर्स करके शादी कर ली जाती है, तो बोला जाता है पिशाच मैरिज। इसका सेम मतलब कि रिडक्शन ऑफ अ गर्ल हु इज एस्लीप और इंटॉक्सिकेटेड एंड फोर्स टू मैरिज, ये हो गया पिशाच मैरिज। तो ये सभी थे टाइप्स ऑफ मैरिजेस, जिसमें कि ब्रह्म मैरिज, प्रजापत्य मैरिज, अर्श मैरिज एंड गांधार मैरिज एंड दैव, ये सभी एक्सेप्टेबल थे। एंड जो असुर मैरिज है एंड जो पिशाच मैरिज है एंड राक्षस मैरिज है, ये सभी अनलॉफुल थे, ये नॉट एक्सेप्टेबल थे। ओके, अब हम देखते हैं की एलिमेंट्स ऑफ मैरिज। मैरिज के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। फर्स्ट है लाइक फैमिली, मैरिज इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन विच इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सोसाइटीज। ठीक है, परिवार की तरह विवाह भी एक महत्वपूर्ण सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है जो लगभग सभी समाजों में पाई जाती है। मतलब मैरिज सभी सोसाइटी में होती है, ये एक तरह से कंपलसरी भी है एंड सभी लोग ऑलमोस्ट करते हैं, इसीलिए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक, इट इज सोशली सैंक्शनड रिलेशन वेयर मैन एंड वुमेन लिव टुगेदर, हैव सेक्सुअल रिलेशन एंड प्रोड्यूस चिल्ड्रन। मतलब ये सोशली अप्रूव्ड है, विदाउट सोशल अप्रूवल वो जो मैरिज है वो इलीगल हो जाएगी। मतलब कि अगर आपने शादी मतलब कि आजकल आपने देखा होगा कि लोग बाग मतलब कि जो पीपल हैं, कपल्स हैं, साथ में रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में। ठीक है, बट उसको एक सोसाइटी एक अच्छे नजरिए से नहीं देखती है, जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसे मतलब कि अच्छा नहीं मानते हैं। जुडिशरी ने इसे लीगल कर दिया है, बट जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो उसे लीगल नहीं मानते हैं, और जब तक वो उन्हें सोशल अप्रूवल नहीं मिल जाता है, मतलब कि उन्हें टॉन्ट मिलता रहेगा। इसीलिए जो भी मैरिज है वो एक तरह से सोशली अप्रूव्ड रहती है। ठीक, सो इट इज अ सोशली सैंक्शनड रिलेशन। इट इज अ परमानेंट एंड एंड्यूरिंग बॉन्ड बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ विच इज डिजाइन टू फुलफिल ईच अदर नीड्स। ये एक परमानेंट बॉन्ड है। ठीक, यह पति और पत्नी के बीच एक स्थायी बंधन है जो एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली व्हेन इट हैज सोशल अप्रूवल, है ना, सोशल अप्रूवल। जब तक इसे सामाजिक अनुमोदन नहीं मिलेगा, बिना सामाजिक अनुमोदन के ये जो मैरिज है वो इलिजिटिमेट कहलाएगा। यह संबंध केवल तभी मान्य होता है जब इसे असामाजिक अनुमोदन प्राप्त रहता है, बिना सामाजिक अनुमोदन के यह संबंध अवैध है। ठीक है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स विच इज बेस्ड ऑन कस्टम्स लॉ म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ठीक, यहाँ पे लिखा है अपोजिट सेक्स, बट आप यहाँ पे मतलब कि मैंने स्लाइड में इसे एडिट नहीं किया, आप इसको देख सकते हो। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ अपोजिट सेक्स स्लैश सेम सेक्स, बिकॉज नाउ सेम सेक्स मैरिज इज लीगल। अब से जो सेम सेक्स मैरिज है वो लीगल है। ठीक है, marriage is an essential element to establish a family which further helps to protect and upbring the children. Without marriage family is incomplete. Okay, मतलब बिना शादी के कोई परिवार कैसे ही बन सकता है। जब शादी होती है तो अपने आप जो जो हमारा परिवार है वो एक्सटेंड होता जाता है। ठीक, विवाह एक परिवार स्थापित करने के लिए एक आवश्यक तत्व है जो बच्चों की रक्षा और पालन पोषण में मदद करता है। विवाह के बिना परिवार अधूरा है। It is an essential relation between men and women to continue the human race through procreation. प्रजनन के माध्यम से मानव जाति को जारी रखने के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच यह एक आवश्यक संबंध है। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर मैरिज नहीं होगी, ठीक है, तो जो मतलब कि एक तरह से प्रोक्रिएशन है,
वो नहीं हो पाएगा। ठीक, सो ह्यूमन रेस को कंटिन्यू करने के लिए प्रोक्रिएशन एक बहुत ही इसेंशियल है। ठीक है, इट इज एसोसिएटेड टू द रिलीजियस सेरेमनी विच प्रोवाइड्स इट्स सोशल आइडेंटिटी एंड लेजिटिमेसी। यह धार्मिक समारोह से जुड़ा हुआ है जो इसे सामाजिक पहचान और वैधता प्रदान करता है। इट रेगुलेट्स द सेक्सुअल डिजायर ऑफ मेन एंड वुमेन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड कस्टम्स एंड लॉज। यह निर्धारित रीति रिवाजों और कानूनों के अनुसार पुरुषों और महिलाओं की यौन इच्छा को नियंत्रित करता है इन द सेंस कि अगर मैरिज हो जाती है तो एक तरह से वो दूसरे के लिए कमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, फिर वो बहुत ही मतलब कि केसेस चलते हैं आजकल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। बट अगर आप एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो जो मैरिज है वो नियंत्रित करता है किसको, मतलब कि ये जो यौन इच्छाएं रहती हैं उसे। इट इज आइडेंटिफाइड एज अ न्यू फेस ऑफ लाइफ फॉर द मैरिड कपल। It is the only a social institution where the sexual gratification is ensured along with social and cultural mechanism for the continuation of the family। मतलब यह विवाहित जोड़े के लिए एक जीवन के एक नए चरण के रूप में पहचाना जाता है। यह एकमात्र सामाजिक संस्था है जहां परिवार की निरंतरता के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक तंत्र के साथ यौन संतुष्टि सुनिश्चित की जाती है। ठीक है, the offspring of the family born of marriage is only considered the legitimate, which is very important in matter of inheritance and succession। विवाह से पैदा हुए परिवार की संतान को केवल वैध माना जाता है, जो विरासत और उत्तराधिकार के मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ये कि आपने सुना होगा कि जो बच्चे जिनके मतलब कि जैसे देखो एक एक कपल है, ठीक है, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, बट एक व्यक्ति है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी पार्टनर है, वो अपने पार्टनर को चीट कर रहा है एंड उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एंड बाई चांस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से अगर उसका कोई बेबी हो जाता है तो वो जो उनका बच्चा है वो सुना होगा आपने लावारिस कहलाता है। ठीक है, मतलब कि वो वैध नहीं माना जाता। तो विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं केवल उन्हीं संतानों को वैध माना जाता है। ठीक, और मतलब कि और वही विरासत और उत्तराधिकारी के मामले में हकदार रहते हैं। ये सब आपने वैसे मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि मूवीज में इतना सारा ये सब दिखाया गया है, बहुत सारी मूवीज में दिखाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक आप सबको काफी नॉलेज होगी इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। अब सो मैरिज के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है मोनोगैमी, एक होता है पॉलीगैमी। मोनोगैमी में क्या होता है, एक व्यक्ति मतलब कि इसमें एक एक मैन एंड एक वुमेन, मतलब एक व्यक्ति सॉरी एक महिला एक पुरुष, या फिर एक पुरुष एक मतलब कि या तो दो पुरुष आपस में शादी शादी कर सकते हैं, या फिर दो महिलाएं आपस में शादी कर सकती हैं, या फिर एक पुरुष एक महिला आपस में शादी कर सकते हैं, मतलब एक ही व्यक्ति से इसमें शादी कर सकता है। बट जो पॉलीगैमी रहता है इसमें एक व्यक्ति दो या दो से अधिक लोगों से शादी कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पॉलीगैमी। ठीक है, मोनोगैमी टू टाइप्स की होती है, एक होती है सीरियल मोनोगैमी, एक होती है नॉन सीरियल मोनोगैमी। तो सीरियल मोनोगैमी क्या होती है, जिसमें कि रीमैरिज एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक, सीरियल मोनोगैमी में क्या रहता है कि रीमैरिज एग्जिस्ट करती है। मतलब ये कि अगर जो पार्टनर है उसकी अगर डेथ हो जाती है या फिर अगर उससे डाइवोर्स हो जाता है तो जो दूसरा पार्टनर है वो किसी और से शादी कर सकता है। ठीक, ये हो गया सीरियल मोनोगैमी। बट जो नॉन सीरियल मोनोगैमी रहती है इसमें क्या होता है कि अगर पार्टनर की डेथ हो जाएगी या फिर अगर उसे डाइवोर्स हो जाता है बट फिर भी वो रीमैरिज नहीं कर सकता है, उसको पूरी लाइफ अकेले ही मतलब कि स्पेंड करनी हो। स्पाउस हैज द सेम सिंगल स्पाउस थ्रू आउट द लाइफ, मतलब इसमें आजीवन एक ही व्यक्ति रहेगा। इसमें एक एक व्यक्ति आया, उससे डाइवोर्स हो गया, दूसरा भी आ सकता है, दूसरे से डाइवोर्स हुआ, तीसरा भी आ सकता है। मेनली जैसा फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है। ठीक, सभी को नहीं बोल रही हूँ बट मेन मतलब कि ऑलमोस्ट 40 to 50%। ठीक, बट जो नॉन सीरियल मोनोगैमी है इसमें ऐसा होता है कि एक बार जिससे शादी हो गई बस उसी से, दूसरा आप किसी शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हम देखते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब एक व्यक्ति एक या एक से ज्यादा लोगों के साथ शादी कर सकता है एट अ वन टाइम। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे इसमें था ना कि एक से अगर डाइवोर्स हो जाएगा फिर उसके बाद ही वो किसी और से शादी कर पाएंगे, बट इसमें ऐसा नहीं है, एक साथ आप दो तीन जो मतलब कि पत्नियां हैं, दो तीन पति हैं, या फिर दो तीन पत्नियां इकट्ठा सभी आप रख सकते हो। ठीक, तो फर्स्ट देखते हैं पॉलीजिनी। पॉलीजिनी में क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति कई सारी महिलाओं से जब शादी करता है तो वो आ जाता है पॉलीजिनी में। ठीक है, तो इसके भी दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है एक सोर ओरल पॉलीजिनी एंड सेकंड है नॉन सोर ओरल पॉलीजिनी। सोर ओरल पॉलीजिनी, सोर ओरल मतलब कि एक व्यक्ति
जब मतलब कि अपनी ही वाइफ के सिस्टर से शादी कर ले, मतलब साली विवाह। सिंपल आप इसको याद रखना, साली विवाह। ठीक, साली विवाह। एस से याद रखना, एस से सोर मतलब कि सोर ओरल, एस से स्टार्ट होता है, मतलब कि ऐसे से साली। ठीक, तो ऐसा आप इसको ट्रिक से याद रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में क्या होता है ना, भूल जाता है, क्योंकि वहाँ पूछ लेता है कि मतलब कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री क्या हो गया, सोर ओरल पॉलीजिनी क्या हो गया। तो आपको याद रहेगा कि एस फॉर साली विवाह। एंड साली मतलब साली मतलब कि एक जो आदमी रहेगा वो अपने वाइफ के सिस्टर से शादी करेगा, तो वो आ जाएगा साली विवाह। एंड कोई भी आदमी अपनी मतलब कि दो तीन अलग अलग महिलाओं से शादी करे, ऐसा नहीं है कि वो महिलाएं आपस में बहनें ही हों। अगर वो आपस में बहनें हैं तो सोरोरल, बट अगर वो बहनें नहीं है तो वो नॉन सोरोरल। ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है, एक महिला के एक से ज्यादा पति होते हैं तो वो कहलाता है क्या, पॉलीएंड्री। अब इसमें भी सेम है, एक होता है फ्रेटर्नल, एक होता है नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में क्या होता है कि एक जो जो महिला है वो अपने पति के भाई से शादी कर ले, मतलब देवर विवाह। आप इसको याद रखना कैसे, देवर। ये फ्रेटर्नल में आर आ रहा है ना, आर, तो देवर आर, है ना। ये आपको खुद से ट्रिक बनाने होंगे एग्जाम्स के लिए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन रहता है उस टाइम में। सो फ्रेटर्नल में क्या हो गया, देवर विवाह हो गया। एंड नॉन फ्रेटर्नल मतलब एक महिला पांच छह लोगों से या फिर दो तीन, मतलब मोर देन वन, अगर दो लोगों से भी शादी कर रही है, बट अगर वो आपस आपस में वो भाई हैं तो फ्रेटर्नल, एंड अगर आपस में भाई नहीं है तो नॉन फ्रेटर्नल। ठीक। लास्ट इज सेनोजेमी। सॉरी सेनोगेमी। सेनोगेमी क्या होता है कि ये ग्रुप मैरिजेस है, मतलब दो पति हो गए, दो पत्नी हो गई। ठीक, एक पत्नी के दो पति और एक पति के दो पत्नी, मतलब ये आपस में पांच छह लोगों ने शादी कर ली और एक दूसरे के वो सभी पति पत्नी है, तो ये हो गया सैनोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स ऑफ मैरिजेस। मैरिजेस के क्या क्या रूल्स हैं। ठीक है। तो एक होता है एक्सोगेमी, एक होता है एंडोगेमी। ठीक, एक होता है एक्सोगेमी, एक होता है एंडोगेमी। इन इंडिया देयर इज नो एब्सोल्यूट फ्रीडम फॉर मैन एंड वुमेन टू सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर्स। मतलब इंडिया में इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं है कि वो अपने जीवन साथी की पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। फ्रीडम है, बट एक लिमिट तक फ्रीडम है, एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है, पूर्ण स्वतंत्रता उनको नहीं है। ठीक, देयर आर सर्टेन रूल्स क्रिएटेड बाय द सोसाइटी रिगार्डिंग पार्टनर सिलेक्शन। बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं सोसाइटी में जो कि पार्टनर सिलेक्शन के लिए बनाए गए हैं। फर्स्ट है रूल बेस्ड ऑन प्रोहिबिशन। ठीक, प्रोहिबिशन मतलब कि निषेध पर आधारित नियम। Endogamy and exogamy are the two main rules that condition the marital choice. They are considered as prohibitive rules because it restricts a man and woman to select their mates. It allows the mate selection only in the given framework. ठीक है, मतलब कि एंडोगेमी और एक्सोगेमी जो है यह दो मुख्य नियम हैं जो कि वैवाहिक पसंद की शर्त रखते हैं। ठीक, इनको निषेधात्मक नियम माना जाता है क्योंकि यह पुरुषों और महिलाओं को अपने साथी का चयन करने से प्रतिबंधित करता है। ठीक, यह केवल दिए गए ढांचे में साथी चयन की अनुमति देता है। ठीक, पहले हम देखते हैं एंडोगेमी क्या है, फिर हम देखेंगे एक्सोगेमी क्या है। सिंपल है, एंडोगेमी मतलब विद इन दी कास्ट। अगर आप सिर्फ कास्ट नहीं, विद इन दी कास्ट हो गया, रेस हो गया, ट्राइब हो गया, क्लास, विलेज, रिलीजन, मतलब कि अपने धर्म में अगर आप शादी कर रहे हो, ठीक, अपने विलेज में कर रहे हो, अपने क्लास में के उसमें कर रहे हो, अपने कास्ट के उसमें कर रहे हो, तो द टाइप्स ऑफ एंडोगेमी, जैसे कि कास्ट एंडोगेमी, अगर अपने आप कास्ट के अंदर शादी कर रहे हो तो वो कास्ट एंडोगेमी हो गया। और फिर कास्ट के अंदर भी सब कास्ट होता है। ठीक है, कास्ट मतलब जैसे आप मान लो कि आप ब्राह्मण हो, ठीक, और फिर ब्राह्मण के अंदर भी गोत्र देखे जाते हैं, 3 13 ऐसे कुछ आपने सुना होगा। ठीक है, ऐसे गोत्र देखे जाते हैं, तो वो गोत्र के अंदर भी शादी करना, ठीक, तो बहुत ऐसा बहुत ईज़ी नहीं है कि किसी से भी आप शादी कर लो, जैसा कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में होता है। ये अपना इंडियन कल्चर है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे एंडोगैमी, एक्सोगैमी इस टाइप्स के रूल्स हैं। सो एंडोगैमी मतलब अपने कास्ट के अंदर शादी करना, रेस एंडोगैमी होता है, ट्राइबल एंडोगैमी होता है, सब कास्ट एंडोगैमी होता है। ठीक, ये ठीक, एंडोगैमी यह विवाह एक नियम है जिसमें जीवन साथी को समूह के भीतर चुना जाता है, मतलब जो उनका समूह रहेगा। अगर ट्राइब्स हैं तो अपने ट्राइब के अंदर वो चुनेंगे। ठीक, अगर आपकी कोई कास्ट है तो अपनी आप पर्टिकुलर कास्ट के अंदर ही अपना जीवन साथी का चयन करोगे, बट फिर अगर आप अपने कास्ट के बाहर शादी करते हो फिर सोसाइटी है ही आपको ताना देने के लिए। नेक्स्ट वन इज एक्सोगैमी। एक्सोगैमी क्या होता है, अपने कास्ट के बाहर शादी करना। सिर्फ कास्ट नहीं, मतलब कि कोई भी कास्ट हो गया, विलेज हो गया, गोत्र हो गया, पिंड हो गया, इन सब के अगर आप बाहर शादी कर रहे हो तो वो एक्सोगैमी है। इट इज अपोजिट ऑफ एंडोगैमी वेयर एन इंडिविजुअल मैरिज आउटसाइड हिज ओन ग्रुप सच एज गोत्र, प्रवर, पिंड और विलेज। गोत्र एक्सोगैमी क्या होता है,
द हिंदू प्रैक्टिस ऑफ वन मैरिंग आउटसाइड वंस ओन गोत्र, मतलब अपने खुद के गोत्र के बाहर शादी करना, तो गोत्र एक्सोगेमी। प्रवर, दोज हु बिलोंग टू द सेम प्रवर कैन नॉट मैरी अमंग देमसेल्व्स, मतलब जिनका सेम प्रवर होता है वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। विलेज एक्सोगेमी, मैनी इंडियन ट्राइब्स लाइक नागा, गारो, मुंडा एटसेट्रा हैव द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग आउटसाइड देयर विलेज, मतलब ये जो ट्राइब्स हैं ये अपने जो उनका मतलब कि ग्रुप है, जो उनका गाँव है, वो उसके बाहर ही शादी करेंगे। तभी उनकी शादी मतलब कि वो सोशली अप्रूव होगी। और अपने मतलब कि अपने उसमें क्या है, जैसे अगर अपने कास्ट से बाहर शादी कर लोगे, तो सोसाइटी आपको बाहर निकाल देगी। बट अगर वो अपने ट्राइब्स के अंदर शादी कर लेंगे, मतलब अपने वो गाँव के अगर अंदर शादी कर लेंगे, तो उनको उनके गाँव से निष्कासित कर दिया जाएगा। ठीक है? तो सब जगह का अपना-अपना रूल्स है। नेक्स्ट इज पिंड एक्सोगेमी। दोज हू बिलोंग टू द सेम पिंड और सपिंड कॉमन पेरेंटेज कैन नॉट मैरी विद इन देमसेल्फ, मतलब जिनका जो पेरेंटेज है वो कॉमन है, वो आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने वैसे ये हिंदी में एक्सप्लेन किया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप यहाँ से ये पढ़ लेना। दिस टाइप ऑफ मैरिज प्रोहिबिट्स अ पर्सन फ्रॉम वेरिंग विद इन द ब्लड रिलेशन सो दैट अ हेल्दी एंड इंटेलिजेंट प्रोजेनी इज कंटिन्यूड फर्दर। इस प्रकार का विवाह मतलब जो एक्सोगेमी है, यह किसी व्यक्ति को रक्त संबंध के भीतर विवाह करने से रोकता है, ताकि एक स्वस्थ और बुद्धिमान संतान आगे जारी रहे। ठीक है? मैरिज इज बेस्ड ऑन वंस स्टेटस, किसी स्टेटस पर बेस्ड अगर हम मैरिज करते हैं, उसको हम देखते हैं कि वो किस टाइप की होती है। द पार्टनर सिलेक्शन हेयर इज कैरिड आउट बेस्ड ऑन द स्टेटस ऑफ ईच अदर विच इज डिस्क्राइब्ड इन टू टाइप्स। फर्स्ट इज आइसोगैमी, सेकंड इज एनाइसोगैमी। आइसोगैमी क्या होता है? मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ टू इक्वल सोशल स्टेटस फैमिलीज, मतलब दो परिवार हैं, वो एक ही मतलब उनका जो सोशल स्टेटस है वो इक्वल है, तो आइसोगैमी। बट अगर उनका सोशल स्टेटस इक्वल नहीं है तो वो एनाइसोगैमी। सोशल स्टेटस है ना, समझ रहे हो ना? सोशल स्टेटस मतलब ये कि जो उनका सामाजिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति मतलब कि एक की हायर कास्ट होगी, दूसरे की लोअर कास्ट, मतलब उनका जो सोसाइटी में जो स्टेटस है, और वैसा स्टेटस नहीं कि जो क्लास का स्टेटस है कि एक अमीर है गरीब है, नो, वो मतलब कि वो दूसरा स्टेटस है, वो हमारा क्लास है। ठीक है? यहाँ पे मैं सोशल स्टेटस की बात कर रही हूँ। तो अगर इक्वल सोशल स्टेटस में शादी होती है तो आइसोगेमी, बट अगर अनइक्वल सोशल स्टेटस है तो एनाइसोगेमी। इट इज अपोजिट ऑफ आइसोगेमी एज द मैरिज अलायंस इज डन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स बिलोंग टू डिफरेंट सोशल स्टेटस, उनका जो सोशल स्टेटस है वो डिफरेंट रहता है। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हाइपरगेमी, एक होता है हाइपोगेमी। सो फर्स्ट है हाइपरगैमी। हाइपरगैमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग अ स्पाउस ऑफ हायर कास्ट और सोशल स्टेटस, मतलब ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति है वो अपने से ऊपर वाले कास्ट या सोशल स्टेटस वाले पर्सन से शादी कर रहा है, वो हाइपरगैमी कहलाएगा। एंड अगर वो अपने नीचे वाले शादी कर रहा है तो वो हाइपोगैमी कहलाएगा। ठीक है? अब हाइपरगैमी और हाइपोगैमी तो मतलब कि इन अ जनरल वे है, बट उसको अगर हम देखें एक लड़का और एक लड़की को लेकर, वुमेन एंड मेन को लेकर, तो हम देखते हैं अनुलोम एंड प्रतिलोम। अनुलोम क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ मैरिज अ वुमेन मैरिज विथ अ मैन ऑफ हायर वर्ण और सुपीरियर कास्ट और फैमिली। ट्रेडिशनली इन इंडियन सोसाइटी हाइपरगैमी इज नोन एज अनुलोम। इट वॉज प्रैक्टिस्ड अमंग द नोबल्स इन द पास्ट। अनुलोम क्या है? इस प्रकार के विवाह में एक महिला उच्च वर्ण या श्रेष्ठ जाति या परिवार के पुरुष के साथ विवाह करती है। परंपरागत रूप से भारतीय समाज में हाइपरगैमी को अनुलोम के रूप में माना जाता है, मतलब हाइपरगैमी को अनुलोम के रूप में माना जाता है एंड हाइपोगैमी को प्रतिलोम के रूप में माना जाता है। यह हाइपरगैमी या अनुलोम से ठीक विपरीत है, क्योंकि यहाँ एक महिला निचले वर्ण जाति या पारिवारिक स्थिति के पुरुष से शादी करती है। भारतीय समाज में इस प्रकार के विवाह की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है? इट इज जस्ट अपोजिट टू द हाइपरगैमी और अनुलोम, एज हेयर वुमेन मैरिज टू अ मैन फ्रॉम अ लोअर वर्ण कास्ट फैमिली स्टेटस। दिस टाइप ऑफ मैरिजेस इज नॉट परमिटेड टू इंडियन सोसाइटी। आई एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये एक बॉय है जो कि एससी, एसटी या फिर ओबीसी, ठीक है, कोई भी कास्ट है। और ये एक गर्ल है जो कि एससी, एसटी या ओबीसी कोई भी हो गई। एंड यहाँ पे एक गर्ल है जो कि ब्राह्मण है, एंड यहाँ पे एक गर्ल है जो कि ब्राह्मण है, एंड यहाँ पे एक बॉय है जो कि ब्राह्मण है। ठीक है? सो जो बॉय है वो एससी, एसटी, ओबीसी, मतलब कि जो लड़की है उससे उसकी नीची कास्ट है। ठीक है? अगर ये दोनों आपस में शादी करते हैं तो इस तरह की मैरिज को बोला जाता है क्या? प्रतिलोम। ठीक है? क्या बोलते हैं इसे? सॉरी, इसको बोलते हैं प्रतिलोम। एंड अगर एक लड़की जो कि एससी, एसटी, ओबीसी मतलब उसकी अगर मतलब कि लोअर स्टेटस है, उसका उसकी अगर लोअर कास्ट है एंड वो अपने से ऊंचे हायर कास्ट के मैन से मैरी करती है, तो उसको बोला जाता है अनुलोम। ठीक?
अब यहाँ पे देखिए, इस ये बॉय अपने से ऊंची लड़की के साथ शादी कर रहा है, ठीक। तो इसके लिए ये हाइपरगैमी हो जाएगा, ठीक है। बट इस लड़की के लिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोगैमी, क्योंकि वो अपने से नीचे वाले के साथ शादी कर रही है, ठीक। तो जो प्रतिलोम है, अनुलोम है, ये एक पर्टिकुलर जेंडर को लेकर मतलब कि डिस्क्राइब किया गया है कि अगर एक लड़की एक लड़के से और एक लड़की अपने से लोअर कास्ट वाले अगर बॉय से शादी करती है तो उसको प्रतिलोम बोला जाता है। बट जो हाइपरगैमी है एंड जो हाइपोगैमी है उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लड़का किससे शादी कर रहा है, लड़की किससे शादी कर रही है। उसमें सिंपल इतना मेंशन है कि जो स्पाउस है, मतलब कि अगर आप अपने से नीचे कास्ट वाले के साथ शादी कर रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए हाइपोगैमी हो जाएगा एंड आपके पार्टनर के लिए हाइपरगैमी। इतना आप याद रखना कि जितनी भी इंटरकास्ट मैरिजेस होती हैं तो एक कपल के लिए वही शादी हाइपरगैमी होती है एंड दूसरे कपल के लिए वही शादी हाइपोगैमी होती है, जिसकी कास्ट लोअर होती है। तो लोअर वाले कास्ट के लिए क्या होता है, हाइपरगैमी होगा, और जो जिसकी कास्ट ऊंची होगी वो अपने से नीचे कास्ट वाले के साथ शादी कर रहा है या फिर कर रही है तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, वो हाइपोगैमी कहलाएगा, ठीक है। तो इस ये लड़के के लिए मतलब कि ऐसा मैं एरो बना रही हूँ, तो ये लड़का अपने से ऊंची कास्ट की लड़की से शादी कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे हाइपरगैमी, ठीक है। बट ये लड़की अपने से नीचे कास्ट वाले लड़के के साथ शादी कर रही है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे हाइपोगैमी, ठीक। यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे ये लड़की इस लड़के के साथ शादी कर रही है, इसकी जो कास्ट है इससे ऊंची है, तो इस यहाँ पे ये लड़की के लिए हम क्या बोलेंगे, हाइपरगैमी, एंड इसके लिए हाइपोगैमी। यहाँ पे अपोजिट है, ठीक है ना। देखो, ये जो शादी हुई है ना, ये वाली, इसको आप याद रखो, ठीक। कोई भी एक आप याद रखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये इस शादी में, ये बॉय के लिए ये शादी कहलाएगी क्या, हाइपरगैमी, एंड यही शादी इस लड़की के लिए क्या कहलाएगी, हाइपोगैमी, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैरिज इज बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रेफरेंसेस और प्रायोरिटी, ठीक है। व्हेन द लाइफ पार्टनर्स आर सेलेक्टेड अमंग द किन्स, ठीक है। किन्स मतलब क्या बताओ, किन्स मतलब, किन्स इज कॉल्ड प्रेफरेंशियल और प्रायोरिटी मैरिज। प्रेफरेंशियल मैरिज इज कैरिड आउट फोर टाइप्स, इसके फोर टाइप्स होते हैं। एक होता है क्रॉस कजन मैरिज, इसमें क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज मैरिड टू इट्स पैटर्नल अंकल्स डॉटर एंड डॉटर और सन with the paternal aunt, son or daughter, ठीक। such marriages are held to avoid high dowry payment and to strengthen cross cousin relation, ठीक है। it is mainly practiced in राजस्थान, महाराष्ट्र एंड उड़ीसा। जब जीवन साथी को रिश्तेदारों के बीच चुना जाता है तो अधिमान्य या प्राथमिकता विवाह कहा जाता है। अधिमान्य विवाह चार प्रकार से किया जाता है। इस तरह के विवाह उच्च दहेज भुगतान से बचने और क्रॉस चचेरे भाई के रिश्तेदार को मजबूत करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। यह मुख्य रूप से मध्य राजस्थान, महाराष्ट्र और उड़ीसा में प्रचलित है। सेकंड है पैरेलल कजन मैरिज। पैरेलल कजन मैरिज में क्या होता है कि द मैरिज टेक्स प्लेस बिटवीन द चिल्ड्रन ऑफ आइदर टू सिस्टर्स और टू ब्रदर्स, ठीक। दिस इज मेनली practiced among the Muslims which aim to strengthen the bond between two sisters and two brothers, ठीक। मतलब कि जैसे मासी की बेटियां हो गई या फिर मासी का लड़का मासी की, इस तरह से मतलब कि चिल्ड्रंस ऑफ द सिस्टर्स एंड चिल्ड्रंस ऑफ द ब्रदर्स। यह विवाह दो भाइयों या दो बहनों के बच्चों के बीच में होता है, ठीक। यह मुख्य रूप से मुसलमानों के बीच प्रचलित है, जिसका उद्देश्य दो बहनों और दो भाइयों के बीच बंधन को मजबूत करना है। लेविरेट मैरिज क्या होती है, इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द वुमेन मैरिज हर हस्बैंड्स ब्रदर आफ्टर हिज डेथ, ठीक। सच मैरिज आर प्रैक्टिस बाय द ट्राइब्स लाइक मुंडा, गोंड, सांथाल, सोडा एंड द ओरान। इट इज लोकली कॉल्ड एज देव विवाह। अभी कुछ देर हम पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री होती है। उसमें क्या होता है कि जो पत्नी रहती है वो अपने मतलब कि पति के भाई के साथ शादी करती है, इसको मैंने बोला था देवर विवाह कहा जाता है, ठीक है। इसको भी देवर विवाह कहा जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है, इसमें ये जो लेविरेट मैरिज होती है इसमें हस्बैंड जो रहता है जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद ही उसकी बीवी उसके भाई के साथ शादी करती है। बट जो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री है उसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे ये
पॉलीएंड्री सिस्टम को मतलब कि फॉलो किया जाता है, वो इसलिए किया जाता है ताकि उनके बीच जो ज़मीन का बँटवारा रहता है, वो बहुत कम हो। पहली बात तो ये कि वहाँ की जो ज़मीन है वो ऊबड़-खाबड़ है, ठीक है? एकदम वो हिली एरिया है। तो वहाँ का अगर जितना ज़्यादा वो ज़मीन का बँटवारा करेंगे, उतना उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती जाएगी, ठीक है? तो एक तरह से फैमिली को यूनाइट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, 5 भाई हो गए, 4 भाई, 3 भाई जितने भी हैं, वो एक ही बीवी को लाते हैं ताकि उनके जो बच्चे हों, उनके बच्चों के आपस के मतलब कि उनके जो बच्चे हो रहे हैं, उन बच्चों के बीच कोई भी बँटवारा ना हो, खासकर ज़मीन को लेकर, ठीक है? तो ये उनका एम होता है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री के पीछे। बट जो लेविरेट मैरिज है, इसमें क्या होता है कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही वाइफ उसके मतलब कि जो वाइफ रहती है, अपने देवर से शादी करती है, ठीक? एंड सोरोरेट मैरिज क्या होती है, ये हमने देखा ही पहले। इन दिस टाइप ऑफ मैरिज द मैन मैरिज हिज वाइफ सिस्टर आफ्टर हर डेथ। इसमें भी क्या है, देखो लेविरेट एंड सोरोरेट में डेथ के बाद शादी करते हैं किससे, अगर वाइफ है तो अपने देवर से, अगर हस्बैंड है तो अपने साली से, ठीक है? और सम केसेस इवन इफ शी इज अलाइव, ठीक है, वो जिंदा रहे तो भी शादी करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, ठीक? सच मैरिजेस आर प्रैक्टिस्ड इन सम ट्राइब्स लाइक खारिया एंड गोंड। इट इज लोकली कॉल्ड अ साली विवाह, ठीक? एंड ये मैंने पूरा हिंदी में एक्सप्लेन किया है। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ मैरिज। मैरिज के फंक्शंस क्या क्या हैं? आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैरिज। तो फर्स्ट इज इट रेगुलेट्स sexual relation, ठीक? Marriage regulates the sexual behavior of a man and woman and helps them to reduce sexual competition. It is the medium under which men and women have intercourse in socially approved manner. समझा चुकी हूँ मैं कि ये सोशली अप्रूव्ड होता है, ठीक? कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोजेनी। द प्रोजेनी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंटिन्यूड ड्यू टू मैरिज एज इट इज लेजिटिमेट वे टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। संतान की निरंतरता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फंक्शन, क्योंकि अगर मैरिज नहीं होगी तो एक तरह से वैलिड, सॉरी वैलिड नहीं, लेजिटिमेट मतलब कि जो वैध तरीका है बच्चे प्रोड्यूस करने का, वो और कोई नहीं रह जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट इज अपब्रिंगिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। संतानों का पालन पोषण और संरक्षण। मैरिज ब्रिंग्स अ मैन एंड वुमेन टुगेदर टू नर्चर, प्रोटेक्ट एंड एंश्योर दैट देयर ऑफस्प्रिंग सर्वाइव्स। विवाह पुरुष और महिला को पोषण, रक्षा और यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाता है कि उनकी संतान जीवित रहे, ठीक है? It provides family as a social institution to its children where they get physical, psychological and social training to prepare them to live in and for the society. यह अपने बच्चों को एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार प्रदान करता है, जहां उन्हें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रशिक्षण मिलता है ताकि उन्हें समाज में और उसके लिए तैयार किया जा सके। This provides knowledge children about their gender roles and other social cultural norms. यह बच्चों को उनकी लिंग भूमिकाओं और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों के बारे में ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है? नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड फुलफिल नीड्स। एक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है और ज़रूरतों को पूरा करता है। मैरिज क्रिएट्स अ डिसिप्लिन एंड प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क टू ह्यूमंस अंडर विच दे प्रोवाइड द बेसिक नीड्स ऑफ देयर partners, for example, food, shelter, clothing, safety, etc. In Indian society, marriage provides economic security to women, as men are the bread earner and women depends on the earning of the men. ठीक है? इंडियन सोसाइटी में यही होता है कि आदमी कमाता है, औरत घर में रहती है, एंड औरत जो रहती है उसके ऊपर डिपेंड रहती है। बट आजकल चेंज हो रहा है, वुमेन इंडिपेंडेंट होती जा रही हैं, एंड बहुत अच्छी बात है ये। मैरिज मेक्स मैन रियलाइज टू होम दे आर इकोनॉमिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल। विवाह मनुष्य को एहसास दिलाता है कि वे आर्थिक और सामाजिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार हैं, ठीक है? अगर आप मतलब कि आपने सुना ही होगा कि जो मैरिज है वो एक आदमी को बहुत रिस्पॉन्सिबल बना देती है, ठीक है? क्योंकि उसके ऊपर एक बर्डन आ जाता है कि मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा। तो बहुत से लोग हैं शादी कब करते हैं, जब वो फाइनली सेटल हो जाते हैं, और जब तक वो सेटल नहीं होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, वो इतना जल्दी शादी नहीं करते हैं। So marriage makes a man realize to whom they are economically and socially responsible. This is a permanent relation and emotional support. ये एक permanent relation है and emotional support है. Marriage is the only social institution which provides a constant companionship, ठीक है, to human in the form of life partner as husband and wife. विवाह एकमात्र सामाजिक संस्था है जो पति और पत्नी के रूप में, जीवन साथी के रूप में मानव को निरंतर साहचर्य प्रदान करती है। यह पुरुष और महिला के बीच स्थायी साहचर्य उत्पन्न करता है, जिसमें वे अपनी खुशी, दुख और भावनाओं को साझा करते हैं। It generates permanent companionship between the man and woman to which they share their joy, sorrow and emotions.
इनहेरिटेंस एंड राइट्स टू प्रॉपर्टी, ठीक, विरासत और संपत्ति के अधिकार। विवाह बच्चों के जन्म अधिकार को वैध बनाता है और विरासत में मिली संपत्ति का आसान उत्तराधिकार प्रदान करता है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पूरा डिटेल में हमने स्टडी किया है मैरिज को। उसके हमने पूरे उसकी हमने डेफिनेशन देखी है, एम्स को देखा है कि उसका एम क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिज देखा है, फॉर्म्स देखा है, पूरा हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इससे क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर्म्स ऑफ मैरिज से बनते हैं, टाइप ऑफ मैरिज से बनते हैं, एंड जो की एलिमेंट्स ऑफ मैरिज है, इसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैरिज किस तरह का रोल प्ले करता है फैमिली के उसमें, सोशल इंस्टीट्यूशन है ये क्या है, उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, इसकी डेफिनेशन पूछता है कि ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। तो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा। एंड इफ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी टॉपिक, कोई भी अगर आपको छोटा सा भी डाउट है, let me know in comment section. Do like, share and subscribe. Thank you.